चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ बायोलॉजी, जैसा कि शुरू के अध्याय में ही हम लोगों ने सीखा है। बायोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग या लिविंग बॉडी, यानी जीव जगत का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। तो यहाँ पर आप उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। बात आती है कि वर्गीकरण किस लिए करते हैं। तो वर्गीकरण उसके अध्ययन की सुविधा के लिए, उसकी पहचान के लिए, इन्हीं कारणों से हम लोग वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है कि वस्तुओं, विचारों, जानकारी को उनकी साझा विशेषताओं या गुणों के आधार पर वर्गों या समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण हम लोग सभी जगह करते हैं, क्लास का भी करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वर्गीकरण किया हुआ है। बॉयज उस तरफ बैठे हैं और गर्ल्स इस तरफ बैठी हैं। ये अलग अलग करने की प्रक्रिया ही तो है वर्गीकरण। जैसे हम लोग घर में अनाजों का वर्गीकरण कर लेते हैं। कपड़े को भी जब आप रखते हैं ना ड्रॉर में सजा के, तो वहां पर भी आप वर्गीकरण कर लेते हैं। महिलाएं क्या करेंगे? साड़ियां एक जगह और भी दूसरे कपड़े अलग। आप लोग भी क्या करते हैं? जीन्स जो है कि वो अलग सजा के रखते हैं, टोपी जो है कि अलग लाइन में लगा के रखते हैं, जूते एक क्रम में अलग से लगा के रखते हैं। तो शर्ट्स को अलग, टी शर्ट को अलग, जाड़े के कपड़े अलग, बरसात के कपड़े अलग, इस तरह से हम लोग अलग अलग करके रखते हैं। तो ये भी तो वर्गीकरण है। वर्गीकरण करने का मतलब है कि उपयोगिता के आधार पर भी कर सकते हैं, पहचान के आधार पर कर सकते हैं, अलग अलग सीजन पर यूज होने के आधार पर कर सकते हैं। मतलब बांट कर रखना वर्गीकरण कहलाएगा। जिस आधार पर जब मौका मिले, जब जरूरत हो, उस आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए भी कुछ लोगों ने किया। तो अब यहाँ पर बात आती है वर्गीकरण की शुरुआत होता कब है? तो वर्गीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। और किस आधार पर किया था? उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर जो अरस्तु ने वर्गीकरण किया, तो क्या कहा? पादप और जंतु। तो उन्होंने सभी जीवों को दो भागों में बांटा, पहला पादप और दूसरा जंतु। पादप को उन्होंने फिर तीन भागों में बांटा कि पौधे तीन प्रकार के होते हैं। एक शाकीय, जिसको श्रब बोलते हैं अंग्रेजी में, दूसरा झाड़ी, हर बोलते हैं, और तीसरा ट्री, वृक्ष कहते हैं। शाक का मतलब क्या हुआ? सबसे कम ऊंचाई का पौधा को शाक बोलेंगे, और शाकीय पौधे से जो ज्यादा ऊंचा उसको झाड़ी कहेंगे, और सबसे बड़ा जो हो गया, इन दोनों से बड़ा जो हो गया, उसको वृक्ष की कैटेगरी में रखा गया। और जंतुओं को दो भाग में बांटा गया था, अनाइमा और इनाइमा। अनाइमा का मतलब होता है जिसमें आरबीसी, आप लोग रक्त यानी ब्लड को जानते होंगे। ब्लड में तीन मुख्य कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जिस एनिमल में रहेगा उसको क्या कहा गया? इनाइमा। ठीक है, जिसमें रहेगा उसको इनाइमा, और जिसमें नहीं रहेगा उसको अनाइमा। यानी अनाइमा और इनाइमा के आधार पर आरबीसी के एब्सेंस और आरबीसी के प्रेजेंस के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। ये था आपका अरस्तु का विभाजन। सर्वप्रथम जंतु मतलब जीवों का विभाजन की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की, लेकिन लिनियस आगे चलकर एक वैज्ञानिक हुए जिसको कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण किया, और ये द्विजगत वर्गीकरण किस आधार पर किया था? कोशिका भित्ति के आधार पर, कि जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा उसको अलग, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा उसको अलग। और इसी कैरोलस लिनियस को या कार्ल लिनियस को वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी क्या हुआ? तो आप समझिए कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का वर्गीकरण करते हैं, वो क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमी, वर्गीकी कहलाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलेंगे? कैरोलस लिनियस को। इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने, किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या जवाब होगा आपका? कैरोलस लिनियस। कोशिका भित्ति के आधार पर इन्होंने बांटा था। तो प्लांटी यानी प्लांटी सुन के ही लगता है कि प्लांट की बात हो रही है। प्लांटी किसको बोलेंगे? जिसमें सेलुलर प्रेजेंट होगा, कोशिका भित्ति उपस्थित रहेगा।
किसको बोलेंगे? जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति जिसमें उपस्थित होगा उसको प्लांटी कहेंगे। और एनिमेलिया किसको बोलेंगे? जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगा, कोशिका भित्ति नहीं रहेगा। तो आगे चलकर यदि आपसे पूछा जाए कि द्विजगत वर्गीकरण किसने किया तो क्या कहेंगे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहेंगे? कैरोलस लीनियस को कहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कैरोलस लीनियस के विचारों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। तो उनके विचारों में, उसके विभाजन में, उसके वर्गीकरण में कुछ कमियां रह गई थी और इसी कमी को यहाँ पर समझेंगे। कमियां और भी प्रकार की थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कहेंगे किसको? इसको थोड़ा सा हम आउटलाइन दे देते हैं, वैसे इसका विस्तार से हम लोग शेल चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स उसको बोलेंगे, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन, पहले का, और यू का मतलब होता है मॉडर्न, आधुनिक, वर्तमान समय का। तो प्रो और कैरियोट्स मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियोट्स का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस। तो कोशिका का जो न्यूक्लियस है ना, वो पुराने समय का रह गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाया, जैसा शुरू में था वैसा रह गया। और कुछ ऐसे सेल हुए जिसमें पहले जैसा था अब वैसा नहीं है, अब बहुत डेवलप हो गया है, आधुनिक। तो इस आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। तो यहां पर जो था कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण जो था, इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर नहीं मालूम पड़ रहा था, विभेद नहीं, अलग अलग करने के लिए कोई जानकारी नहीं होती। उसके बाद एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एनिमल में यहां पर डिफरेंस नहीं क्लियर था। उसके बाद प्रकाश संश्लेषी तथा अप्रकाश संश्लेषी। जैसा जानते हैं कि कोशिका भित्ति को प्रकाश संश्लेषण तो कोई लेना देना है नहीं, तो कहां किस जीव में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है, दोनों में कोई विभेद अंतर नहीं क्लियर हो रहा था। इसी कारण से इनको ज्यादा मान्यता नहीं मिली। आगे चलकर एक आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इसे मान्यता मिली और इसी को हम लोग आज भी पढ़ते हैं। इसके बाद भी वर्गीकरण हुआ, लेकिन मान्यता इसको सबसे ज्यादा है और इसी की पढ़ाई आज हम लोग भी इस क्लास में करने वाले हैं। तो क्या था व्हिटेकर का 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको समझते हैं। इन्होंने यहाँ पर हम लोग देखें कि कोशिका भित्ति के आधार पर बांटा गया था, यहाँ पर समझे कि उसके उपयोग के आधार पर बांटा गया था। लेकिन व्हिटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण जो किया, वो किस आधार पर किया? तो किसी की संरचना के आधार पर, दूसरा शरीर संरचना के आधार पर, तीसरा पोषण की प्रक्रिया के आधार पर, चौथा प्रजनन और पांचवा जाति वृत्तीय संबंध। तो इस 5 कैरेक्टर को उन्होंने चूज किया और इस आधार पर जीवों को 5 जगत में बांटा। वो कौन कौन से 5 जगत थे? मोनेरा, एनिमेलिया। मोनेरा जगत में यूं कह सकते हैं कि एकमात्र जीव था, वो था बैक्टीरिया, वो था जीवाणु। चाहे बैक्टीरिया रहे, साइनोबैक्टीरिया रहे, यू बैक्टीरिया रहे, जिस प्रकार का भी बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया। इसके अलावा आप लोग जानिए कि अभी जो पीछे हम लोगों ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की थोड़ी हल्की चर्चा करी, 5 जगत में से मोनेरा जगत जो था उसको प्रोकैरियोट में रखा गया, शेष जो 4 आगे है उस चारों को यूकैरियोट्स में रखा गया है। यानी इस 4 जगत में जो कोशिकाएं पाई जाएगी वह डेवलप्ड आकार की कोशिकाएं होगी, मॉडर्न हिसाब की, आधुनिक विचार मतलब आधुनिक हिसाब का उसको यूकैरियोटिक एनिमल कहा गया। और जो प्रिमिटिव हिसाब किताब का रह गया उसको प्रोकैरियोट्स एनिमल कहा गया, जैसे बैक्टीरिया। हम लोग बारी बारी से इसी 5 का डिटेल आज की क्लास में जानेंगे। इसके बाद जानिए कि क्या इसके बाद भी किसी ने वर्गीकरण किया, तो हाँ, इसके बाद भी वर्गीकरण हुआ, वो थे कार्ल बोयस। कार्ल बोयस ने जीव को 3 अनुक्षेत्र में, डोमेन्स में विभाजित किया और इसका जो विभाजित करने का जो आधार था वो था आरएनए का अनुक्रम। कार्ल बोयस ने किस आधार पर जीवों को बांटा? आरएनए के अनुक्रम के आधार पर। किस आधार पर? आरएनए के
अनुक्रम के आधार पर जीवों को बांटा। आप लोग जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जीव का 5 जगत वर्गीकरण दिख रहा है, सब कुछ वैसा ही था। इन्होंने जो मोनेरा जगत था इसको 2 भाग में कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आपको यूकैरियोट्स में यहाँ दिखेगा, जैसा कि यहाँ भी मैंने यूकैरियोट्स लिख रखा है। उसके बाद बैक्टीरिया को इन्होंने 2 भाग में बांट दिया, एक को कहा आर्किया और दूसरे को कहा बैक्टीरिया। आर्किया में बैक्टीरिया 2 प्रकार का, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्किया में आर्की बैक्टीरिया को रखा और बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया को रखा। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? ये लवणीय क्षेत्र में पाया जाएगा, ये गर्म झरने में भी मिलेगा और ये कच्छ केरल में भी मिलेगा, यानी दलदली क्षेत्र में भी ये मिलेगा। इसके बाद यू बैक्टीरिया की यदि बात करें तो यह कठोर कोशिका भित्ति और यह इसको चलने के लिए फ्लैजिला होता है, कशाव होता है। फ्लैजिला और सीलिया हम लोग 2 शब्द अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलकर हम लोग फ्लैजिला और सीलिया की बात करेंगे। तो फ्लैजिला क्या होता है और सीलिया क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर खाली जगह है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोशिकीय जीव ऐसा है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव है, एक सिंगल सेल है और ये एक जीव है। अब इसमें इस प्रकार से यदि रोमें बनी हुई है, इसको फ्लैजिला कहा जाता है। इसको चलने के लिए यही फ्लैजिला इसको सहायक होता है। और किसी किसी जीव में क्या होता है, ये फ्लैजिला नहीं होकर के सीलिया होता है। वो क्या होगा कि चारों तरफ उसके शरीर पर रोमे बने रहते हैं, ये चारों तरफ। चूंकि हमारा बोर्ड 2D टाइप में फिगर दिखा रहा है, इसलिए हम आपको साइड में ही लग रहा है कि बनाए हैं, लेकिन यदि ये इस तरह से चारों तरफ से गोल है तो चारों तरफ रोमे निकली होती है, इसको सीलिया कहा जाता है। तो कुछ जीव सीलिया की मदद से चलते हैं, लोकोमोशन होता है, और कुछ जीव फ्लैजिला की मदद से चलते हैं। तो दोनों एक ही टाइप का मिलता जुलता बात है, इसमें भी रोमे है और इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही तरफ, मुख की तरफ रोमे रहती है। 2 की संख्या में हो सकता है या कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और उसमें क्या होता है, पूरे बॉडी पर होता है। पूरे बॉडी पर होगा तो उसको सीलिया कहेंगे, और यदि आगे तरफ होगा, सिर्फ हेड की ओर होगा तो उसको फ्लैजिला कहेंगे। तो इसका लोकोमोशन जो हो रहा था वह किसके माध्यम से हो रहा था? फ्लैजिला के माध्यम से, कशाव के माध्यम से। चूंकि यह जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा था, तो इसको ज्यादा मान्यता नहीं मिला। मान्यता आपके व्हिटेकर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का ही है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि जीवों के 5 जगत वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया था या किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या उत्तर हो जाएगा? आर.एच. व्हिटेकर। आइए अब आर.एच. व्हिटेकर के ही इस बात को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोनेरा जगत, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि व्हिटेकर का पहला क्या था? मोनेरा। तो 5 जगत में से पहला जगत कौन सा हो गया? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत का परिचय क्या है कि यह प्रोकैरियोटिक है। यहाँ भी हमने आपको बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक है। और क्या है? एक कोशिकीय है, यूनिसेल्युलर है। यानी मोनेरा जगत का जो जीव है वह एक कोशिका एक जीव, जैसे हम लोग हैं, बाकी जितने भी पौधे हैं, जंतु हैं, वह अरबों मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन एक ऐसे जीव की भी कल्पना आप कर सकते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से, एक ही कोशिका से बना होता है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि कोशिका का अध्ययन तब हुआ, कोशिका की खोज तब हुई जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से पहले कोशिका नाम की कोई चीजें की खोज नहीं हुई थी। इसका मतलब क्या है कि कोशिका साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता है बिना किसी यंत्र की सहायता के। तो इतना छोटा भी जीव होता है जिसको हम लोग बिना किसी यंत्र के नहीं देख सकते हैं। संरचना कैसा होगा? बिल्कुल सरल होता है। और व्यवहार क्या होता है? जटिल होता है। ये लग रहा है ना कि संरचना सरल और व्यवहार जटिल, तो हाँ, संरचना सरल और व्यवहार जटिल है। इसको आगे समझते हैं। सबसे पहले उसके आकार को समझते हैं। यह इसलिए मैंने लिख रखा है क्योंकि जनरल कंपटीशन में यह बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आपको जो मोनेरा जगत है इसमें जीवाणु को पढ़ते हैं और जीवाणु में आकार के हिसाब से उसको नाम जानना बहुत जरूरी है। तो एक आकार होता है जीवाणु का गोलाकार। जिस जीवाणु का आकार गोलाकार होगा ऐसे जीवाणु को क्या कहा जाएगा? कॉकस। ये याद रखना है। जिस जीवाणु का आकार क्या होगा? गोलाकार होगा, उस जीवाणु को क्या बोलेंगे? कॉकस कहा जाएगा। मैंने यहाँ पर चित्र के माध्यम से सिंगल कॉकस को भी दिखाया है और समूह में भी दिखाया है, ठीक है।
तो एक सिंगल गोलाकार भी हो सकता है और कई गोलाकार समूह बनाकर एक जगह आपको मिल सकता है। दूसरा कि जो छड़ के आकार का होगा, छोटा फिगर बना है क्योंकि बहुत कुछ लिखना था इसलिए ये एक्चुअली इस रूप में दिखता है, आपको इस रूप में दिखता है इस तरह से। तो ये छड़ के आकार का है, इसकी आकृति क्या बोलेंगे? छड़ के आकार का। और जो जीवाणु छड़ के आकार की संरचना बनाएगा उस जीवाणु को क्या कहा जाएगा? बैसिलस। गोलाकार होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉकस। और जो छड़ के आकार का होगा उसको बैसिलस। इसको रॉड शेपेड बोलेंगे और ये राउंड है। उसके बाद ये कुंडली के आकार का है। किस तरह से? कुंडली का। सांप को देखें, वो कुंडली मार के बैठा रहता है, हम लोग ये बोलते हैं कि सांप की तरह कुंडली मार के बैठा रहता है, मुहावरा भी यूज करते हैं। तो कुंडली होने का मतलब है कि आप देखेंगे तो सांप इस तरह से अपने ऊपर जो है बन के बैठा रहता है। तो इसी तरह की रचना को कुंडली बोलते हैं। या ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। कुंडली जैसे भी बने तो कुंडली के आकार का जब जीवाणु बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरलम। क्या बोलेंगे? स्पाइरलम। ऐसे जीवाणु जो कुंडली के आकार का होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरलम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जीवाणु कुंडली के आकार का होगा उसके सिरे पर फ्लैजिला होता है ना, रोए टाइप का निकला हुआ, उसके सिरे पर क्या होगा? फ्लैजिला होगा। अभी पीछे हम लोग फ्लैजिला और सीरिया को समझ रहे थे, तो सिरे पर क्या होता है? फ्लैजिला होता है। अगला जो है ये कॉमा आकार का, हम लोग हिंदी में कॉमा देते हैं, कुछ कॉमा के आकार का मिलता जुलता जीवाणु होता है। इस जीवाणु को क्या बोलेंगे? जिसका आकार कॉमा की तरह होगा? विब्रियो। क्या बोलेंगे? विब्रियो। यह चार आपका जनरल कंपटीशन ऑफ पॉइंट से, प्रतियोगिता परीक्षा के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं पोषण स्तर पर। तो पोषण के आधार पर जो है जीवाणु को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है स्वपोषी और दूसरा क्या होगा? परपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रॉफ्स, परपोषी का मतलब होता है हेटेरोट्रॉफ्स। स्वपोषी का मतलब जो भोजन अपना खुद से तैयार कर लेते। तो हम लोग भोजन अपना खुद से तैयार करते हैं कि क्या करते हैं? पकाते हैं। एक्चुअली है क्या कि हम लोग भोजन नहीं पकाते हैं, मम्मी बनाती है। हम लोग तो भोजन अपने से बनाते नहीं है, तो मम्मी बनाए कि आप लोग बनाए, एक ही बात है। कहना क्या मतलब ये है कि पौधा अपना भोजन खुद तैयार करता है, हम लोग अपना भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं। हम लोग अपना भोजन बनाते नहीं है। हम लोग भोजन पका भले लेते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, जितने भी जीव हैं, सभी जीव किसी न किसी रूप में वह पौधों पर ही आश्रित होता है अपने भोजन के लिए। हम लोग पौधों से प्राप्त ही भोजन को पका उका के नमक मिर्ची लगा के स्वाद भले ले लेते हैं लेकिन भोजन बनाते नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर तो दो प्रकार के स्वपोषी जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है, वो भी दो प्रकार का होता है। कैसे? एक प्रकाश संश्लेषी और एक रसायन संश्लेषी। एक ऐसा जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेता है, और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, रसायन का संश्लेषण होता है और उसी रसायन के संश्लेषण से अपना भरण पोषण वो करता रहता है। दोनों स्वपोषी हो, दोनों स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषी भी और रसायन संश्लेषी भी। दूसरा परपोषी होता है जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता है, किसी न किसी दूसरे पर निर्भर होता है। वह तीन प्रकार का होगा। किस किस प्रकार का? मृत जीवी, जैसा कि लिखे वर्ड से ही पता चल रहा है, मृत जीवी, मृत जीवों पर जीवित रहने वाला। तो जो सड़े गले या मृत पदार्थों पर अपना जीवन निर्भर करे उसको मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, जीवाणु क्या होता है? मृत जीवी भी होता है। यहां से पता चल रहा है कि जीवाणु क्या होता है? मृत जीवी भी होता है। उसके बाद एक परजीवी, यानी जीवित पौधों या जीवित जंतुओं पर जो निर्भर करेगा उसको परजीवी कहेंगे। एक जो दूसरे पौधों पर आश्रित है या दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित है उसको क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। और एक होता है सहजीवी। सहजीवी का मतलब है कि आपको भी फायदा और दूसरे जीव को भी फायदा। ना आप उसके बिना रह सकते हैं न वो आपके बिना रह सकते हैं, ऐसे क्रिया सहजीवी कहलाता है। एक दूसरे के साथ जीवन यापन चलेगा और दोनों की निर्भरता एक दूसरे पर बनी रहेगी। इसी प्रकार का आपका माइकोप्लाज्मा है, इसी प्रकार का आपका कहां पर है? नॉस्टॉक है। ये सब इसी का उदाहरण है, इसी प्रकार के जीवाणु का उदाहरण है। हम लोग आगे और समझेंगे।
यहाँ पर जीवाणु का यदि उदाहरण ले लें कि जीवाणु का उदाहरण नहीं ले रहे हैं हम लोग, मोनेरा जगत का ये उदाहरण है। हम लोग पढ़ाई किसका कर रहे हैं? मोनेरा जगत का। तो मोनेरा जगत का यदि उदाहरण ले लें तो इसमें क्या होगा? जीवाणु होगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अलग है और माइकोराइजा अलग है। कैरेक्टर दोनों का लगभग एक ही टाइप का है, लेकिन है दोनों अलग अलग चीज। तो माइकोप्लाज्मा है, आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, जिसको साइनोबैक्टीरिया को ही नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ही नीलहरित शैवाल कहते हैं। ये माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? सबसे छोटी कोशिका। किसको बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा को। सबसे छोटी कोशिका किसको बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बातें हैं, यह बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। साइनोबैक्टीरिया ने नीलहरित शैवाल को हम लोग 3 वर्गों में बांटे हैं। एक कोशिकीय, उसके बाद क्या है? कोलोनियल यानी कि सिंगल कोशिका। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है कि एक कोशिका और अकेला ही है। यहाँ पर सभी एक कोशिकीय ही है, लेकिन एक कॉलोनी में है। कई कोशिकाएं एक समूह बना करके एक जगह है। तो एक कोशिकीय सिंगल स्वतंत्र ही, और क्या होगा? कॉलोनिया बना के रहेगा, यानी कि सिंगल यूनिसेल्युलर एनिमल तो है ही वो। यूनिसेल्युलर का मतलब है एक कोशिकीय जीव तो है ही वो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक समूह बना लेगा। तो समूह जब बना लेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉलोनियल कहेंगे। और एक क्या होता है? तंतुमय होता है। तंतुमय का मतलब होता है धागे की तरह रचना वाला, तंतुमय। तो जो एक कोशिकीय होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरुलिना। ये समुद्र में पाया जाता है। एक कोशिकीय जो होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरुलिना। जो कॉलोनिया बना के रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एनाबिना। जो कॉलोनिया बना के रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एनाबिना। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? नीलहरित शैवाल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। तो एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया को हम लोग स्पाइरुलिना बोलेंगे। कॉलोनिया बनाकर रहने वाले साइनोबैक्टीरिया को एनाबिना कहेंगे। और तंतुमय जो धागे की समान रचना वाला साइनोबैक्टीरिया होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉस्टॉक कहेंगे या ऑसिलेटोरिया कहेंगे। नॉस्टॉक को थोड़ा सा अलग से समझने का प्रयास किया गया यहाँ पर। तो नॉस्टॉक की यदि हम आप आकार देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से आकार होता है और बीच बीच में एक हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। बीच बीच में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। अब इस हेटेरोसिस्ट का काम क्या है? तो यह हेटेरोसिस्ट जो है, इस हेटेरोसिस्ट का काम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। अब यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया का क्या यूज है, तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। साइनोबैक्टीरिया का क्या यूज है, तो आप क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि साइनोबैक्टीरिया का यूज क्या है? यह नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। उसके बाद ऑसिलेटोरिया को भी देख लेते हैं। यहाँ पर प्रदूषित जल में मिलते हैं। ये कहां पर मिलेगा? प्रदूषित जल। जैसे कहां पर मिलेगा? नाली में। कहां पर मिलेगा? लैट्रिन के टंकी में। हाँ, तो ये सब जगह में आप इसको खोजने जा सकते हैं। हाँ, यदि आपका कहीं विशेष जगह भ्रमण करने का मतलब हो, कुछ अच्छा खोजने का मन हो, तो प्रदूषित जल में मिलते हैं। बहुत ज्यादा फलते फूलते, ठीक है, प्रदूषित जल में मिलेगा और बहुत तेजी से बढ़ता है, ग्रो करता है, बहुत ज्यादा फलता फूलता है। और इसी अधिक तेजी से फलने फूलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अल्गल ब्लूम कहा जाता है। बहुत तेजी से जो फैलता है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? अल्गल ब्लूम कहा जाता है। उच्च पादपों जैसे क्लोरोफिल, क्या हुआ? जैसे कि बड़े पौधे उच्च पादपों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब उपस्थित होता है। इसी प्रकार से इसमें ऑसिलेटोरिया में उच्च पादपों जैसा इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसमें उच्च पादपों के जैसा क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। उसके बाद यदि आगे बात करें हम लोग परपोषी जीवाणु की, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो परजीवी जीवाणु है या परपोषी, यहाँ पर परपोषी जीवाणु। तो परपोषी जीवाणु अपघट, यहाँ पर कार्य ये लिखा हुआ है कि परपोषी जीवाणु क्या करता है? तो अपघटक।
अपघटक का परिभाषा कौन दे गया और अपघटक के बारे में आप लोगों में से कौन जानते हैं? अपघटक किसको बोलते हैं? कि जो जीव, पेड़ पौधे अथवा जंतु जब मृत हो जाते हैं उसको सड़ने गलने अपघटित कर मिट्टी में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो जो बड़े जीव मृत हो जाने के बाद वह सड़ गलकर मिट्टी में रूपांतरित हो जाता है, यह क्रिया जो है अपघटन कहलाता है। और इस अपघटन की क्रिया में जो भाग लेता है उसको अपघटक बोलते हैं। तो अपघटक का काम कौन करेगा? परपोषी जीवाणु। अपघटक का काम कौन करेगा? परपोषी। तो आपको यहाँ पर पता है कि मृत, सड़े गले मृत पदार्थों पर निर्भर करता है, तो इसको और क्या बोलेंगे? मृत जीवी जीवाणु। अपघटक के रूप में कौन भाग लेता है? मृत जीवी जीवाणु। उसके बाद दूध से दही बनने में भी सहायता करता है। ठीक है, दूध से दही बनने में कौन सहायक होता है? तो जीवाणु। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, लैक्टिक एसिड जीवाणु भी कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस भी कह सकते हैं अथवा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और क्या काम है? प्रतिजैविक के रूप में। प्रतिजैविक का मतलब क्या हुआ? हाँ, एंटीबायोटिक्स। हिंदी वाला कम लोग समझ पाता है, यदि एंटीबायोटिक्स दे दे तो तुरंत समझ में आ जाता है। तो इसी एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। तो ये एंटीबायोटिक प्रतिजैविक किससे तैयार किया जाता है? जीवाणु से। किससे तैयार किया जाता है? जीवाणु से। ठीक है, अब किस प्रकार का जीवाणु? तो वहां पर लिखा हुआ है परपोषी जीवाणु के कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है? यह परपोषी जीवाणु के द्वारा ही होता है। जहां पर हम लोगों ने देखा कि नॉस्टॉक जो है एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। नॉस्टॉक क्या है? एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो ये परपोषी जीवाणु जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायक होता है। उसके बाद यदि बीमारी फैलाने डिजीज कॉजेज बैक्टीरिया की यदि बात करें तो डिजीज कॉज बैक्टीरिया में कुछ उदाहरण मैंने लिख रखा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इतना ही बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करता है, बीमारी फैलाता है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया है। इसका लंबा लिस्ट है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2-4 आपको उदाहरण के तौर पर लिख रखा है। क्योंकि बैक्टीरिया पढ़िएगा तो बहुत बड़ा एरिया है बैक्टीरिया का। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, उसमें जो कुछ मुख्य पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर निर्देशित करने का कोशिश किया है। तो कॉलेरा बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, लेकिन किस जीवाणु के द्वारा होगा? विब्रियो कॉलरी। कॉलेरा किस जीवाणु द्वारा होगा? विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु द्वारा जो रोग होगा उसको बोलेंगे कॉलेरा। उसके बाद टाइफाइड रोग का नाम है, तो यह किस जीवाणु द्वारा होगा? हाँ, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है, और इसी जीवाणु के द्वारा जो रोग होगा उसको क्या कहेंगे? टाइफाइड। उसके बाद अगला है टेटनस, किस जीवाणु द्वारा होगा? हाँ, कोलेस्ट्रेडियम टाइटेनी जीवाणु के द्वारा जो रोग होगा उसको बोलेंगे टेटनस। उसके बाद आगे क्या है? कुष्ठ। कुष्ठ को आप लोग क्या नाम और जानते हैं? कुष्ठ, कुष्ठ जानते हैं क्या रोग होता है? हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेप्रोसी। कुष्ठ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। तो कुष्ठ किस जीवाणु द्वारा होता है? हाँ, माइकोबैक्टीरियम लिपारी भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं, लेप्री भी बोलते हैं। एक्चुअली यह अंग्रेजी का वर्ड जब हम लोग हिंदी में लिख देते हैं किसी प्रकार का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस सुनने में मिलता है, लेकिन अंग्रेजी वर्ड देख लेंगे तो लेप्री, लिपारी, इस तरह से अलग अलग वर्ड नहीं होगा, एक ही वर्ड होता है, तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो जाता है। कुष्ठ किस जीवाणु के द्वारा होगा? उसके बाद अगला है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर किस जीवाणु के द्वारा होगा? साइट्रस कैंकर जो है यह पौधों में होने वाले रोग है, बाकी सभी ऊपर में जंतुओं में होने वाले रोग का नाम लिखा हुआ है। साइट्रस कैंकर पौधों में होने वाले रोग का नाम है। किस जीवाणु द्वारा होगा? हाँ, ज़ैंथोमोनास सैटिनी। चलिए अब हम लोग दूसरा जगत मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। और प्रोटिस्टा जगत की यदि बात करें तो यहीं पर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया मोनेरा के बाद जितने भी
जगत बनाए गए हैं सभी किस प्रकार का है, यूकैरियोट्स है। तो यहाँ पर पहला वर्ड यही लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा जगत जो होता है ये यूकैरियोटिक होता है, और दूसरा क्या एक कोशिकीय होता है, और सेल वॉल एब्सेंट होता है, यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा को समझने के लिए यहाँ समझेंगे कि प्राथमिक रूप से जलीय, प्राथमिक रूप से जलीय करने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि जल में ही मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जल में ही मिलेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि जल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आपको जल में ही मिलेगा। इसलिए लिखा गया कि प्राथमिक रूप से जलीय होता है। सीमाएं इसकी निर्धारित नहीं है, कहने का मतलब यह कहीं भी मिल जाता है, इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं है, लेकिन यह ज्यादातर आपको जल में ही मिलेगा। उदाहरण क्या है, क्रायोफाइट। दूसरा क्या है, स्नाइन मोल्ड। ये सब इसका प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण है। क्योंकि जलीय है तो हम लोगों को यहाँ दिखता नहीं है, समुद्री जल में पाया जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग कम सुने रहते हैं, कम जाने रहते हैं। क्रायोफाइट डायटम है, गोल्ड एल्गी है, ये सब क्या है आपका प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण है। स्लाइम मोल्ड है, जैसे इसको भी बोलेंगे उपंकवक और प्रोटोजोआ। इसके बाद यहाँ पर एक अंग्रेजी में लाइन लिखा हुआ है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। दे आर बिलीव का मतलब ऐसी अवधारणा है, ऐसी विश्वास है, ऐसी विचारधारा है कि यह एनिमल यानी जीवों का सबसे पहला, जहां से जीवों की शुरुआत होती है ना, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन रिलेटिव है, बहुत पुराना रिलेशन है, पुराना संबंध है, यानी जीवों का सबसे प्राथमिक इकाई यदि आपसे पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, प्रोटिस्टा ही तो है। ठीक है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये प्रोटिस्टा जगत का जो एनिमल है, यह एनिमल का सबसे प्राचीन जो है कि क्या बोल सकते हैं, संबंधी है, रिलेटिव है, अपना है, और बिलीव का मतलब होता है अवधारणा, विश्वास, मान्यता। ये अब इसके प्रकार की यदि बात करें, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में यदि हम लोग बांट कर पढ़े तो इसमें कूटपाद, कूटपाद का मतलब क्या होता है कि एनिमल, कूटपाद का मतलब क्या हुआ कि एनिमल, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि जीवाणु कैसे भोजन करता है, तो कूटपाद के माध्यम से। ये लोग 6-7 क्लास में, और इसका आकार अनियमित आकार का होगा, इस प्रकार से कुछ भी किसी तरह से बना दिए। ये जो संरचनाएं बाहर हुई यही कूटपाद कहलाता है। ये वाला क्या कहलाएगा, कूटपाद कहलाता है। तो जब इस प्रकार की रचना होगा तो उस प्रकार उसको क्या बोलेंगे, कूटपाद। जैसे अमीबीय प्रोटोजुआ है ना, प्रोटोजुआ है, तो इस प्रकार के प्रोटोजुआ को क्या बोलेंगे, अमीबीय प्रोटोजुआ। ये टाइप जो है एक्चुअली ये प्रोटोजुआ का टाइप है। ये टाइप किसका है, ये प्रोटोजुआ का टाइप है, ये प्रोटोजुआ का टाइप है। उसके बाद कसाव, फ्लैजिला। अभी हम लोग देखे थे कि कसाव किसको बोलते हैं, जब इस प्रकार से हेड की ओर निकला हुआ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कसाव बोलेंगे, फ्लैजिला बोलेंगे। और जब किसी जीव के चारों तरफ रोए बने रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, शिलिया बोलेंगे, पक्षाव बोलेंगे। तो जिस प्रोटोजुआ में कशाव होगा, फ्लैजिला होगा, उसको कसावी प्रोटोजुआ कहेंगे। जिसमें सीलिया होगा उसको पक्षमावी प्रोटोजुआ कहेंगे। और जिसमें सीलिया, फ्लैजिला और आपका कूटपाद कुछ भी नहीं होगा, ऐसे प्रोटोजुआ को क्या कहेंगे, स्पोरोजुआ। और आपको पता है मलेरिया कॉजेज प्लाज्मोडियम जो होता है, यह सबसे बड़ा उदाहरण है आपका। मलेरिया कॉजेज प्लाज्मोडियम जो होता है यह स्पोरोजुआ का उदाहरण है। और आप लोगों को पता हो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के बारे में कि उसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। मलेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और सबसे खतरनाक स्टेज जो होता है, जो बीमारी फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार होता है, वह स्पोरोजोइट होता है। मलेरिया का लाइफ साइकिल यदि पढ़िएगा तो वहां पर सबसे घातक अवस्था यदि मलेरिया का कोई होता है तो स्पोरोजोइट होता है। यही स्पोरोजुआ हुआ, यह सपाट होता है, इसमें कूटपाद, कशाव, पक्षाव इस प्रकार की कोई रचना नहीं होता है, यह प्लेन होता है।
और यदि कूट पात वाला प्रोटोजुआ की बात करें जिसको अमीबीय प्रोटोजुआ कहेंगे, एंटामीबा हिस्टोरिटिका आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद कसाब की यदि बात करें, कशाबी प्रोटोजुआ, तो ट्रिप्नोसोमा आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद पक्षाव की यदि बात करें, पक्षावी प्रोटोजुआ का, तो पैरामीशियम से भी आप लोग परिचित हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं फंजाई जगत में। तो यूकैरियोट्स, फंजाई जगत जैसा कि यहाँ हम लोग शुरू में देख चुके हैं कि फंजाई जगत कैसा है, तो यूकैरियोटिक एनिमल में आएगा। और यूकैरियोट्स उसके बाद क्या है, बहुकोशिकीय भी होता है। फंजाई क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। और एक कोशिकीय भी होता है, लेकिन एक कोशिकीय एग्जाम्पल भी है, ईस्ट जो है, खमीर जो है, वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। फंजाई जनरली बहुकोशिकीय होता है, लेकिन एक कोशिकीय भी होता है। तो ईस्ट जो है ये क्या है, ये फंजाई है, फंगी है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, फिलामेंटस। या जो फंजाई जगत है इसका जो जीव होता है या फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस का मतलब होता है धागे की समान रचना वाले। लेकिन ईस्ट जो है यह नॉन फिलामेंटस होता है या ए फिलामेंटस होता है, ये कह सकते हैं। इसमें फिलामेंट नहीं होता है, अब्सेंट होता है, फिलामेंटस नहीं होता है। तो ये टोटली अपवाद हो जाता है आपके फंजाई जगत का, लेकिन फिर भी वह फंजाई जगत में ही रखा गया है। तो एक कोशिकीय फंजाई का क्या नाम है, ईस्ट है। एक कोशिकीय फंजाई कैसा होता है, नॉन फिलामेंटस, और तंतुमय लिखा हुआ है ना। लेकिन जनरली फंजाई जो होता है या फिलामेंटस होता है। उसके बाद पोषण यदि बात करें, फंजाई जगत का पोषण कैसे होता है, या मृतजीवी पोषण भी करता है, परजीवी पोषण भी करता है और सहजीवी पोषण भी करता है। जैसा कि हम लोग जीवाणु में भी आप लोग पढ़े थे, हम लोग मोनेरा जगत में भी यहाँ पर पढ़े थे, परकोशी में, इस प्रकार का होता है। और फंजाई जगत तो टोटली ऐसा ही होता है। ये जो हम लोग चिड़िया का आवाज सुनाई पड़ रहा है, ये चिड़िया का यहाँ पर घोंसला भी है। तो दो चिड़िया और 3 छोटी चिड़िया भी है। हाँ, और वो दिन भर इसी तरह से आवाज करते रहता है, बड़ा सुंदर लगता है। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या कहें कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा पढ़े, प्रोटिस्टा पढ़े, फंजाई पढ़े, अब प्लांटी और एनिमेलिया नहीं पढ़े, है ना। इतना दूर पढ़ लिए। तो प्लांटी और एनिमेलिया चूंकि बहुत बड़ा जगत है, इसलिए हम लोग एनिमल किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन अलग पढ़ेंगे और प्लांट का क्लासिफिकेशन अलग पढ़ेंगे। पादप जगत का एक पूरा अध्याय ही है और एनिमल जगत का एक पूरा अध्याय ही है। तो उसका 2 क्लास अलग अलग क्लास होगा, प्लांट का एक क्लास अलग और एनिमल का एक क्लास अलग। ये जो व्हिटेकर का 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसके बाहर भी कुछ एरिया रह जाता है, वो एरिया रह जाता है। वैसे और भी एरिया है, वायरवाइड भी होता है, लेकिन चूंकि वह जनरल कंपटीशन में पूछा नहीं जाता वहां से प्रश्न, तो हमने जटिल करने का प्रयास नहीं किया। तो वायरस को हमने लिखा है। वायरस क्या है, यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस जैसे स्वतंत्र अवस्था में एक बालू का कण आप लोग देखे हैं, वह बढ़ता है, एक कण बालू का यहाँ लाके रख देंगे तो किसी दिन यहाँ पर बालू का पहाड़ बन जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी कि बालू के कण के तरह कौन होगा, विषाणु होगा कि यदि स्वतंत्र है तो कुछ नहीं उसमें, समझो कोई अमृत है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन किसी जीव के संपर्क में वह जैसे ही होता है, किसी जीव के संपर्क में वह जैसे ही आएगा वह एक्टिव हो जाता है। एक हॉलीवुड का फिल्म देखे थे, द ममी। ममी का मतलब होता है शव, लाश, मुर्दा। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि एक लाश जो बहुत पुराने समय में गाड़ दिया गया था, खोजी लोग जो होते हैं, जो तरह तरह का इन्वेंशन करते रहते हैं, उसको एक किताब मिला था और उसमें रहस्य था उस मम्मी के बारे में। तो वह खोजने के क्रम में क्या करता है, वह शैतानी आत्मा जो गाड़ के लोग रखा था उसको उखाड़ देता है और फिर से वह जाग जाता है। हाँ, तो बहुत भयानक फिल्म है, आप लोग अकेले देखिएगा डर भी जाइएगा, खतरनाक है। तो शैतान जाग उठा, उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, शैतान जाग उठा, इस तरह करके आवाज आएगा बैकग्राउंड म्यूजिक से। तो इसी प्रकार से जब ये वायरस किसी एनिमल के, किसी जीव जंतु के संपर्क में आता है तो शैतान जाग उठा टाइप का ये जाग उठता है। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी,
स्वतंत्र अवस्था में ऐसा माना जाता है कि हजारों साल तक वह पड़ा रहेगा, ना तो नष्ट होगा ना कुछ और होगा। जैसे बालू का कण गिरा पड़ा हुआ रह जाएगा तो क्या होगा, वो वैसे ही रखा रहेगा। तो उसी तरह से बालू के कण की तरह वो पड़ा हुआ है, और जैसे किसी जीव के संपर्क में आया शैतान जाग उठा, ये हो जाता है। तो ऐसा गुण है वायरस का। वायरस की खोज जिसकी बात करें, सबसे पहले वायरस को देखा समझा किसने, तो वो तो इवानोस्की। कब खोजा था? 1893 ईस्वी में। कहां पर खोजा था? टोबैको के लीफ पर, तंबाकू की पत्ती पर इन्होंने देखा था, और इससे जो डिजीज कॉज हुआ था उसको टोबैको मोजाइक कहा गया, और जिसके कारण हुआ उसको टीएमवी कहा गया। उस वायरस को क्या कहा गया? टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, और रोग का नाम हुआ टोबैको मोजाइक। लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं रखा, ठीक है। उन्होंने देखा कि एक ऐसा चीज भी है जो रोग कॉज होता है, इसको टीएमवी। टोबैको तंबाकू की पत्ती पर खोजा था, तो उन्होंने उसी टाइप से कुछ हुआ। वायरस नाम बाद में पड़ा, टीएमवी यानी वायरस शब्द। ये कौन थे? विजर्निक, एक वैज्ञानिक का नाम है विजर्निक, ठीक है। तो विजर्निक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 92 के बाद 98 में 6 साल के बाद संक्रामक जीवित तरल के रूप में इसकी खोज की। कहा कि एक ऐसा चीज है जो संक्रामक है। उन्होंने क्या किया कि एक संक्रमित पौधे को, टोबैको के एक संक्रमित पौधे को लिया और उसके रस को निकाला, और रस को निकाल करके एक स्वस्थ पौधे पर दे दिया, वह स्वस्थ पौधा भी संक्रमित हो गया। तो उन्होंने कहा कि यह जो संक्रामक, ये जो तरल है यह संक्रामक है, यानी रोग फैलाने वाला है। चूंकि तरल के रूप में उन्होंने देखा था, तो उन्होंने संक्रामक जीवित तरल के रूप में इसको देखा, और इस संक्रामक जीवित तरल का नाम उन्होंने विषाणु रखा। तो विषाणु नामकरण किसने किया? तो विजर्निक ने। किसने किया? विजर्निक ने। और सबसे पहला खोज किसने किया? इवानोस्की ने किया था, ठीक है, इवानोस्की। उसके बाद एक वैज्ञानिक क्या हुए? WM स्टेनले। क्या नाम हुए? WM स्टेनले। इन्होंने कहा कि वायरस जो है यह क्रिस्टली, जैसे कि नमक है, चीनी है, बालू है, ये दानादार जो भी कुछ है, रवा के रूप में उसको क्रिस्टल करते हैं। हार्ड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, और दानेदार हो तो उसको क्रिस्टल करते हैं। तो जो जीवाणु को यहाँ पर देखिए तरल के रूप में था, और इन्होंने क्रिस्टल रूप में देखा। तो जीवाणु को क्रिस्टलीय रूप में किसने देखा? WM स्टेनले ने देखा। कब देखा? 1935 में, जब भारत में एक संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। उस समय WM स्टेनले ने वायरस का, विषाणु का क्रिस्टलीकरण देखा। तो ये 5 ऑफ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से बाहर है। वायरवाइड भी होता है। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पर छूट गया कि विषाणु जो है, यह विषाणु 2 ही चीज से बना होता है, एक प्रोटीन से, यहाँ पर लिखा हुआ है विषाणु जो है एक प्रोटीन से बना हुआ है, और दूसरा पार्ट क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसा कि आप लोग जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन है तो दोनों न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन के साथ या तो डीएनए मिलकर विषाणु बनाएगा, या फिर प्रोटीन के साथ आरएनए मिलकर विषाणु बनाएगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो प्रोटीन प्लस डीएनए वायरस, या प्रोटीन प्लस आरएनए बराबर वायरस। तो डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर वायरस का निर्माण करेगा, या डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर वायरस का निर्माण करेगा। तो ये एक आउटलाइन था आपका विषाणु के बारे में। एक और अब अपने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में शामिल जगह नहीं किया गया था, लेकिन जनरल कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। यह है लाइकेन। तो ये लाइकेन क्या होता है? लाइकेन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। यह प्रदूषण का सूचक होता है। ये हम लोग जनरल कंपटीशन में खूब पढ़ते हैं कि प्रदूषण का सूचक कौन सा है, किसको बोलते हैं? लाइकेन को। और ये सूचक के रूप में सबसे ज्यादा किस बात का सूचक होता है? SO2 का। जहां पर SO2 की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर लाइकेन नाम का कोई पादप कहें या जो कुछ भी कहें, ये नहीं होगा, लाइकेन वहां पर नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइकेन होता क्या है। यह सहजीवी थाइलस है। थाइलस का मतलब आपको एक दिन क्लास में बताया थे। थाइलस का मतलब वैसा पौधा या वैसा जीव, जो भी कहें, वैसा पौधा या वैसा जीव, पौधा ही हम लोग ज्यादातर समय बोलते हैं, जो जिसका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है।
जैसा कि हमने आपको उस दिन हाथ में दिया भी था। इसको खोज कर देखिए कि किधर जड़ है, किधर तना है, किधर पत्ती है। जब यह नहीं मिलने लगे तो आप समझिए कि इसका शरीर कैसा है, थैलस के आकार का है। हाँ, तो थैलस के आकार का है। तो किस प्रकार का थैलस है? सहजीवी थैलस। और हम लोग सहजीवी संबंध को यहाँ पर भी देख लिए थे। कहां पर देख लिए थे? सहजीवी, जो एक दूसरे के बिना नहीं चले, ठीक है, जो एक दूसरे के सहयोग से चले, उसको क्या बोलते हैं? सहजीवी। तो किसके किसके सहयोग से चलता है यह लाइकेन? तो कवक और शैवाल के सहयोग से चलता है। कवक और शैवाल के बीच जो सहजीविता होता है, यही सहजीविता लाइकेन है। ये बीच की कड़ी है। अब यहाँ पर सहजीवी कवक और लाइकेन। तो कवक क्या करता है? तो सुरक्षा और पोषण प्रदान करता है, खनिज लवण प्रदान करता है। और शैवाल क्या करता है? तो भोजन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको भोजन उपलब्ध कराता है। इसका उपयोग लाइकेन का क्या है? तो लाइकेन का उपयोग बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। 2-4-5 उदाहरण इंपॉर्टेंट लिखेंगे। जैसे कॉस्मेटिक का मतलब क्या हुआ? पॉलिश करने का सामान, साधन। हाँ, मेकअप का सामान जो है, इसको तैयार करने में आपके लाइकेन का प्रयोग होता है। बायोफ्यूल्स, हम लोग जैव ईंधन के बारे में खूब सुनते हैं। तो बायोफ्यूल्स तैयार करने में इस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है? परफ्यूम। ये आर है, एस की तरह लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आर है। परफ्यूम तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे पार्टी शार्टी में गए तो बिना फिश किए तो जाने का मन ही नहीं करता है। हाँ, तो ये परफ्यूम के साथ हम लोग चलते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है? फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। जितने भी प्रकार का हम लोग बहुत ऐसा भोजन भी होता है जो ऑलरेडी पहले से बना करके डिब्बा में पैक कर दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर हम लोग उसको खाते हैं। तो इस प्रकार का फूड इंडस्ट्री में बने बनाए जो भोजन होते हैं, वहां पर लाइकेन का खूब प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रतिजैविक के निर्माण में भी, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी लाइकेन का उपयोग होता है। तो ये था अपना जीव जगत का वर्गीकरण। और जीव जगत के वर्गीकरण का जो शेष पार्ट एनिमलिया और प्लांटी रह गया, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। क्योंकि एक क्लास आपका प्लांटी का क्लासिफिकेशन हो जाएगा और एक पूरा का पूरा क्लास आपका एनिमल का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो इसको एक बार फाइनली आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लोग क्लास में हैं वो लोग इसको ठीक से अपने कॉपी पर उतार लीजिए। और